अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक जो कि हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसका हमने ओरल रूट जो है उसको हमने थोड़ा सा स्टडी किया था कि ओरल रूट क्या होता है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज हमने करना है जनाब ओरल रूट जो कि मुंह के ज़रिए से आप किसी भी ड्रग को इंटेक करते हैं तो उसके नुकसानात भी कुछ होते हैं, उन नुकसानात के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद है कि मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो कि आप ओरल खाते हैं, मुख्तलिफ़ टैबलेट, सर के दर्द की टैबलेट, पेट के दर्द की टैबलेट, वोमिटिंग की टैबलेट, कैंसर की टैबलेट, टीबी की टैबलेट, जो आप मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अगरचे आप उसको ओरल ही ले रहे हैं, मुंह से ही ले रहे हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम एक ही जगह पे जाके अब्ज़ॉर्ब नहीं होती। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि मैदे में अब्ज़ॉर्ब होती हैं, कुछ दवाइयाँ आपकी ऐसी होती हैं जो कि किडनी में अब्ज़ॉर्ब होती हैं, कुछ दवाइयाँ छोटी आंत में जाके अब्ज़ॉर्ब होती हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ दवाइयों की अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ़ टाइम में जाके अब्ज़ॉर्ब होती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अब्ज़ॉर्ब होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होती है, यानी कि वेरिएबल होती है और ये ड्रग टू ड्रग वेरी करती है। सेकंड नुकसान जो आपके पास आता है कि इरिटेशन ऑफ द म्यूकोजल सरफेस कैन अकर। मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी मैदे के अंदर जाके अब्जॉर्ब होती हैं और आपको पता है कि मैदे के बाहर एक लाइनिंग होती है, स्टमक के बाहर एक लाइनिंग होती है, जिस लाइनिंग को, उस कवरिंग को आप कहते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन, या उसको आप म्यूकोजल सरफेस भी कहते हैं। सो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, आपकी म्यूकोज़ा को या आपकी जो मेम्ब्रेन है उसकी तोड़ फोड़ भी कर सकती हैं, उसमें सुराख कर सकती हैं, उसके अंदर होल्स कर सकती हैं, उसको लीकेज काज कर सकती हैं, यानी कि आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाने की भी सलाहियत रखती हैं। ठीक है। फिर है एक्सटेंसिव हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। उसके आगे उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। अब फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पास इफ़ेक्ट से मुराद है कि ड्रग का मेटाबोलाइज होना। मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग बाय द लिवर इज़ कॉल्ड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। ठीक है जी, इसके ऊपर लिख लेंगे कि फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है कि ड्रग का, मेडिसिन का लीवर के अंदर जाकर मेटाबोलाइज होना इज़ कॉल्ड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। सो जब आप ओरल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जब आप ओरल कोई भी ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर देर से जाके अब्ज़ॉर्ब होती है, क्योंकि उसने आपके पूरे जीआईटी ट्रैक को, जो है जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, उसको पास करना होता है। उसके बाद काफ़ी देर बाद वो आपके ब्लड के अंदर पहुंचती है। यही वजह थी कि इसके अगर ब्लड में अगर आपने गलत दवाई दे दी है ओरल, या आपने गलत डोज दे दी है, तो आप उल्टी कराकर या पेशेंट को जो है उसका मैदा वॉश करके उसके नुकसान को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। सो एक्सटेंसिव हिपैटिक मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है कि जब आप ओरल ड्रग लेते हैं तो वो क्योंकि डायरेक्ट आपकी जीआईटी से गुजर रही होती है, तो वो फौरी तौर पर आपके लीवर के अंदर जल्दी पहुंच जाती है। जबकि वो ड्रग जो कि आप इंट्रावीनस ले रहे होते हैं या इंट्रामस्कुलर ले रहे होते हैं, किसी भी इंजेक्शन की शक्ल में ले रहे होते हैं, वो क्योंकि आपकी डायरेक्ट जीआईटी के अंदर नहीं जाती, बल्कि वो ड्रग डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर जाती है, जिसकी वजह से उस ड्रग को लीवर तक पहुंचने में थोड़ी सी देर का सामना होता है। वो ड्रग थोड़ा देर से लीवर तक पहुंच के मेटाबोलाइज होती है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। तो ये बात याद रखेंगे कि जब भी आप ओरल दवाई लेंगे तो वो जल्दी आपके लीवर तक पहुंच जाएगी और वो जल्दी मेटाबोलाइज हो सकती है। ठीक है। इससे मेटाबोलाइज होने से मुराद ये नहीं है कि मेटाबोलाइज होने के फ़ौरी देर बाद वो आपको इफ़ेक्ट देना शुरू कर देगी, वो आपकी जो भी आपकी बीमारी है उसको ठीक करना शुरू कर देगी। मेटाबोलाइज होने के बाद और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसने अपने रिसेप्टर को ढूंढना होता है, रिसेप्टर से बाइंड करना होता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करना होता है, फिर जाके कहीं ड्रग का इफ़ेक्ट सामने आता है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे बड़ा नुकसान क्या है ओरल मेडिसिन लेने का, कि ये जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाती है, यानी कि इसका फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो है वो रैपिड होता है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रैपिड इसका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, डेट इज़ मेटाबॉलिज्म बाय द लीवर। दोबारा इस लाइन को रीड करते हैं कि एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मीन तेज़, हिपैटिक मीन
लीवर मेटाबॉलिज्म मीन लीवर से मेटाबोलाइज होना। अब ड्रग को करना तो ये चाहिए कि पहले वो अपने टारगेट पे जाए, टारगेट पे जाके अपना काम करे, उसके बाद जब वो अपना काम कर चुके हैं तो अपने आप को तोड़े और आराम से बॉडी से रिलीज़ हो जाए। ठीक है। मोस्टली ड्रग मज़ीद छोटे पार्टिकल्स में अपने आप को इसलिए मेटाबोलाइज करती हैं ताकि वो बॉडी से यूरिन के ज़रिए से या फीसिस के ज़रिए से इजीली एक्सक्रीट हो सकें। लेकिन जो ओरल मेडिसिन होती हैं वो क्योंकि डायरेक्ट जीआईटी में जाती हैं तो वो डायरेक्ट आपके लीवर तक पहुंच जाती हैं, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से ओरल मेडिसिन को लेने से जल्दी से वो जो है वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है कि एक्सटेंसिव हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में अकर, यानी वो जल्दी से खाने के थोड़ी ही देर बाद वो मेटाबोलाइज हो जाती है। कहाँ से होती है? लीवर से। और उस इफ़ेक्ट को आप क्या कहते हैं? फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। ये डेफिनेशन वाइवा में पूछी जाती है। ठीक है। सो दिस इफेक्ट अकर बिफोर द ड्रग रीचेज इट्स साइट्स ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन क्या है? वो टारगेट एरिया या वो रिसेप्टर जिसके साथ जाके ड्रग ने बाइंड करना था और अपना इफेक्ट शो करना था, डैट इज द साइट ऑफ एक्शन। यानी ये इसका रिसेप्टर था, दिस इज आर मीन रिसेप्टर, और ये ड्रग थी, डी मीन ड्रग। तो ड्रग इस रिसेप्टर पर जाने से पहले ही लीवर के पास चली जाती है। यहाँ पे आपका लीवर है, ये ड्रग रिसेप्टर पे जाने से पहले ही लीवर के पास ले जाती है और अपने आप को तोड़ लेती है और काफ़ी मिकदार में ड्रग टूटने के बाद बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। लिहाजा जो ड्रग रिसेप्टर तक पहुंचती है वो थोड़ी कम मिकदार में पहुंचती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप ओरल मेडिसिन लेते हैं तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। ये भी आप ऐड करेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी इज़ नॉट 100%। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो मीन लाइफ, यानी जानदार की बॉडी। अवेलेबिलिटी का मतलब है अवेलेबल होना, दवाई का बॉडी के अंदर अवेलेबल होना इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। ओरल मेडिसिन के केस में अगर आपने 250 mg दवाई खाई है, यानी आप 250 mg की एक टैबलेट खा रहे हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो 250 mg की मेडिसिन जाके 250 mg ही रिसेप्टर से बाइंड करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा ओरल के केस में बहुत सारी मिकदार जो दवाई की है वो मेटाबोलाइज क्योंकि जल्दी हो जाती है तो वो बॉडी से जल्दी से एलिमिनेट हो जाती है, इसलिए उसकी बॉडी में अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती, वो हमेशा कम होती है। आप यानी वो हम कह सकते हैं कि जब हम ओरल मेडिसिन लेते हैं वो 90% अवेलेबल होती हैं बॉडी में, या हम कह सकते हैं वो 85% अवेलेबल होती हैं। मुख्तलिफ मेडिसिन की, ओरल मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी मुख्तलिफ होती है। कुछ 80% होती हैं, कुछ 85% होती हैं, कुछ 90+% होती हैं, लेकिन 100% कभी भी कोई भी ओरल ड्रग नहीं होती। तो फिर सवाल ये आता है कि कौन सी ड्रग ऐसी है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अभी मैंने आपको बताया कि बायो अवेलेबिलिटी से मुराद है द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड इज़ कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। तो जो ड्रग आप इंजेक्शंस की फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर जाती हैं, ब्लड के अंदर वो काफ़ी टाइम गुजारती हैं और उसके बाद वो आपके जो है वो लीवर तक जाती हैं। यही वजह है कि जो इंजेक्शंस वाली ड्रग्स होती हैं, जो आप पेरेंट्रल ऐड करते हैं, इंजेक्शन की शक्ल में ऐड करते हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। यानी कि अगर आपने 1 ml का इंजेक्शन लगाया है पेशेंट को, तो 1 ml ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगी। लेकिन अगर आपने 1 ml सिरप पिया है ओरली, मुंह से अगर आपने 1 ml सिरप पिया है, तो 1 ml सिरप जाके रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, उसमें फ़र्क आ जाएगा। ओरल ड्रग जा पहले लीवर के पास जाएगी, अपने आप को काफ़ी हद तक ज़ाया कर देगी, फिर जाके ड्रग से रिसेप्टर से बाइंड करेगी, जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम पड़ जाती है। जबकि जो इंजेक्शंस होते हैं वो लीवर के पास बाद में जाते हैं, पहले अपना काम करते हैं, जहाँ पे उन्होंने ब्लड में जाके जो काम करना होता है पहले वो काम करते हैं, अपने आप को 100% वहाँ पे अवेलेबल करते हैं, अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं, उसके बाद लीवर के पास जाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं और फौरी तौर पर बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। सो ये दो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस ड्रग का फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, वो है आपकी ओरल ड्रग। ठीक है। और किस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, तो वो है आपकी
आईवी ड्रग्स या जो भी आपकी पेरेंट्रल ड्रग्स होती हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। अगला इसका नुकसान आता है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ डिलेड। डिलेड मीन देर से। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब है कि उसका असर पैदा होना, ठीक है। यानी जब आप ओरल मेडिसिन खाते हैं तो उसका जो एक्शन है, ऑनसेट है, उसका जो एक्शन के पैदा होने का टाइम है वो फौरी तौर पर नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा डिले होता है। आपको सर में दर्द हो रहा है और आपने सर के दर्द की जो दवाई खाई है, खाने के सेकंड्स के अंदर वो कभी भी आपके सर का दर्द ठीक नहीं करती, उसको अपना एक्शन शो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 10 अनसुटेबल इन द एमरजेंसी सिचुएशन। इसलिए अगर किसी की जान जा रही हो, वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आपके पास आता है, तो हम कभी भी उसको ओरल मेडिसिन के ऊपर नहीं रखते, हम उसको आईवी की फॉर्म में लेके जाते हैं। आईवी पे या आप उसको किसी भी इंजेक्शन की शक्ल में लेके जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आईवी ड्रग फ़ौरी तौर पर ब्लड पे जाती हैं, फ़ौरी तौर पर अपना इफ़ेक्ट शो करती हैं और 100% बॉडी के अंदर अवेलेबल रहती हैं, अपना काम करती हैं और निकल जाती हैं, ठीक है। सो इसको आप इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो एमसीक्यू पूछ सकता है कि कौन सी ड्रग ज़्यादा सूटेबल है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, आप ओरल ले रहे हों, सबलिंगुअल ले रहे हों या आप इंट्रावीनस ले रहे हों। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो आपके पास इंट्रावीनस का आता है, उसके बाद सबलिंगुअल का आता है और सबसे आखिर में ओरल का आता है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ड्रग ऐसी है जो कि बॉडी के अंदर 100% अवेलेबल होती है, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। नीचे आपको सेम ऑप्शन दिए जाएंगे कि ओरल, सबलिंगुअल या इंट्रावी, ये जो आपकी पेरेंट्रल्स होती हैं, तो आपका ऑप्शन होगा कि पेरेंट्रल ड्रग जो हैं वो बॉडी में 100% अवेलेबल होती हैं। या वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ड्रग जो है वो रैपिड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट शो करती है। इससे मुराद है कि कौन सी ड्रग फौरी तौर पर खाने के फ़ौरन बाद लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाती है। ऑप्शंस आपके सेम हैं। अब आपका आंसर होगा ओरल ड्रग, क्योंकि ओरल जो है इनका फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, वो जल्दी बॉडी के अंदर जाकर लीवर तक पहुंचती हैं और अपना काम शो करने से पहले अपने आप को मेटाबोलाइज करा देती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन, ये सब आपने हार्मोन्स फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं? ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन के अंदर मौजूद एक ग्लैंड जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से रिलीज़ होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, अंदर एक आगे वाला हिस्सा जिसको आप एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, एक पीछे वाला हिस्सा जिसको आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। आगे वाले हिस्से से 5 से 6 एंजाइम रिलीज़ होते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं और बहुत सारे एस्ट्रोजन वगैरह आपके हार्मोन्स आते हैं, ACTH आता है, ठीक है। जबकि जो पीछे वाला हिस्सा होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एक का नाम होता है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और दूसरा जो होता है वो ऑक्सीटोसिन। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई तो आप अपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, लास्ट चैप्टर है हार्मोन्स, बल्कि सेकंड लास्ट चैप्टर है हार्मोन्स, उसमें जाके आप पिट्यूटरी हार्मोन्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर आता है इंसुलिन। यही जो हार्मोन्स वाला चैप्टर मैंने आपको बताया है, वहीं पे आपने इंसुलिन भी पढ़ा है कि इंसुलिन क्या होती है, जो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। कहाँ से रिलीज़ होती है? पेंक्रियाज से रिलीज़ होती है। पेंक्रियाज के सेल होते हैं जिनको आप बीटा लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं, वहाँ से आपकी इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो आपका जो आपकी जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जीआईटी है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? जो भी आप खुराक मुंह के ज़रिए से लेके जाते हैं, ये एंजाइम्स जाके आपकी डोज के ऊपर, आपकी मेडिसिन के ऊपर अटैक करते हैं। आपकी मेडिसिन के ऊपर जब ये अटैक करते हैं तो आपकी मेडिसिन का काफ़ी सारा हिस्सा ये एंजाइम्स ज़ाया कर देते हैं। यही वजह होती है कि जो ओरल मेडिसिन होती हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी और कम हो जाती है, क्योंकि रास्ते में उनको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ये रुकावटें हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ये रुकावटें एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जो कि आपकी ड्रग के लिए नुकसान का बायस बनती हैं, उसकी मिकदार को कम करती हैं और उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं।
सो ड्रग्स डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, जैसे कि इंसुलिन है, पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, और बाय द गैस्ट्रिक एसिडिटी। आपको पता है कि जो आपका मैदा है या जो आपका स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। हमने पढ़ा है कि पूरी बॉडी की पीएच जो है वो न्यूट्रल से बेसिक की तरफ होती है, जबकि सिर्फ और सिर्फ आपका मैदा ऐसा है जिसकी पीएच एसिडिक होती है। पीएच कितनी होती है, 1 to 3 के दरमियान में होती है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। इसकी वजह क्या होती है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो आपका मैदा है उसके अंदर एसिड मौजूद होता है जिसका नाम होता है HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ये एसिड सिर्फ और सिर्फ आपके मैदे के अंदर मौजूद होता है। और आपको पता है जब आप खुराक खाते हैं तो वो मुंह के बाद, गले के बाद सबसे पहले आपके मैदे तक पहुंचती है। तो मैदे में जब ये पहुंचती है तो वहाँ पे एसिडिटी की वजह से भी आपकी खुराक की कुछ मिकदार, आपकी ड्रग की कुछ मिकदार ज़ाया हो जाती है। कुछ ड्रग की मिकदार पे एंजाइम्स अटैक करके उसको ख़राब करते हैं, कुछ ड्रग की मिकदार पे हार्मोन्स अटैक करके उसको ख़राब करते हैं। यही वजह है कि जब तक ड्रग अपने टारगेट तक पहुंचती है, अपने रिसेप्टर तक पहुंचती है, उस वक्त तक उसकी काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। यानी अगर आपने 250 mg की ड्रग खाई है तो उसमें से 180 या 150 या 200 mg जो है वो आपके टारगेट तक पहुंचेगी। बाकी जो 50-60 मिलीग्राम की जो ड्रग है वो रास्ते में मुख्तलिफ हर्डल्स की वजह से तबाह हो जाती है। ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जनाब सबलिंगुअल पे। अब हम आ जाते हैं जनाब सबलिंगुअल के ऊपर। सबलिंगुअल में आपको थोड़ा सा फोकस हो जाए। ठीक है जी। सबलिंगुअल रूट आपका ऐसा रूट था जिसमें आप जो ड्रग रखते हैं वो अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं। प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग अंडर द टंग इज कॉल्ड सबलिंगुअल। अगर आप दवाई को अपनी ज़बान के नीचे रख रहे हैं तो वो जो है आपका सबलिंगुअल रूट है। It allows a drug to diffuse into the capillary network and therefore to enter the systemic circulation directly। यहाँ पे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो आपका सबलिंगुअल रूट है वहाँ पे कैपिलरीज का एक जाल बिछा होता है। आप कभी अपनी ज़ुबान को ऊपर उठा के शीशे के अंदर अगर ऑब्ज़र्व करें तो आपको नज़र आएगा कि ज़ुबान के नीचे कैपिलरीज का एक मुकम्मल जाल बिछा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका सलाइवा बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब आप ड्रग को उस जगह पे, उस एरिया में रखते हैं तो सलाइवे की वजह से आपकी ड्रग फौरी तौर पर जो है वो घुल जाती है और वो डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर पहुँच जाती है। जबकि ओरल केस में ऐसा नहीं हो रहा था। ओरल केस में जब आप दवाई खाते हैं तो वो ब्लड में जाने की बजाय पहले आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से पास करती है। जबकि सबलिंगुअल जो आपकी डोज है या जो ड्रग है वो पहले जीआईटी में जाने से पहले वो आपके जो आपका ब्लड है या जो आपकी सर्कुलेशन है वहाँ तक पहुँचती है। यही वजह है कि जब आप एंजाइना के लिए एंजीसिड टैबलेट ज़ुबान के नीचे रखते हैं तो वो 3 से 4 सेकंड के अंदर एंजाइना का जो पेन है उससे पेशेंट को रिलीफ दे देती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि दिस ड्रग हैव रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑन इफ़ेक्ट, क्योंकि कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं, सलाइवा बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जिसकी वजह से ड्रग जल्दी घुल जाती है और डायरेक्ट ब्लड के अंदर चली जाती है, जिस इज़ कॉल्ड रैपिड एब्जॉर्प्शन। स्पिटिंग आउट टैबलेट कैन टर्मिनेट द इफ़ेक्ट। स्पिटिंग आउट का मतलब होता है थूक देना। टैबलेट को अगर आप थूक दें तो आपकी दवाई का जो इफ़ेक्ट है, असर है, वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि वो ज़ाया हो जाएगा। सपोज़ आपने, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको सबलिंगुअल टैबलेट खानी है, उसने वो जो टैबलेट है आपकी ज़ुबान के नीचे रखी, आपने ज़ुबान के नीचे रखते ही ड्रग को थूक दिया, फेंक दिया, तो अब आपको वो दवाई जो है वो इफ़ेक्ट नहीं देगी जो कि आपको उसको ज़ुबान के नीचे रखने से आना चाहिए। अगर गलत दवाई रख दी गई है तो आप फौरी तौर पर उसको थूकने से अपने गलत इफ़ेक्ट को बचा सकते हैं। लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सेफ रूट है। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये दवाई जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से पहले नहीं जा रही बल्कि ये डायरेक्ट सर्कुलेशन में जा रही है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जा रही है। यही वजह है कि इसका फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रैपिड नहीं होता, ये देर से लीवर तक पहुंचती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है, या ये स्लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो
इफ़ेक्ट शो करती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ओरल मेडिसिन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट तेज़ होता है, यानी वो जल्दी लीवर तक जाके अपने आप को तबाह करती है, जबकि जो ओरल जो आपकी सबलिंगुअल मेडिसिन होती हैं या जो आपकी आईवी ड्रग्स होती हैं, इंट्रामस्कुलर ड्रग्स होती हैं, सबकुटेनियस ड्रग्स होती हैं, ये लीवर तक पहले नहीं जाती, पहले ये ब्लड में जाकर अपना काम करती हैं, देन ये लीवर तक जाती हैं, इसलिए इनका जो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट है वो कम होता है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इनकन्वीनियंट फॉर द फ्रीक्वेंट यूज़। इनकन्वीनियंट का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, यानी कि आपको डिस्कम्फर्ट से हम कह सकते हैं आपको मुनासिब नहीं लगता, आपके लिए इजी नहीं होता कि आप बार बार दवाई को जो है वो अपने ज़बान के नीचे रख कर इस्तेमाल करें, क्योंकि थूक बहुत ज़्यादा पैदा होता है, सिक्रीशंस मुंह में बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, और पेशेंट अगर आप बच्चे को कहें तो वो कभी भी नहीं रखेगा, आप बूढ़े को कहें तो वो भी कभी नहीं रखेगा, वो कहेंगे हमें पानी के साथ गोली निगल लें, वो हमारे लिए आसान है, हमारे लिए सबलिंगुअल लेना मुश्किल है। सो ये इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि इसको लेना थोड़ा सा मुश्किल है। पेशेंट अक्सर इस तरह की मेडिसिन को अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं कि हमें इसकी जगह आप कोई टैबलेट दे दें, कोई सिरप दे दें, या कुछ ऐसी चीज़ दे दें जो हम पानी के साथ अंदर लेके जा सकें। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है कि इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा एंड द एक्सेसिव सैलिवेशन। ये दवाई भी जाके किसी हद तक आपके म्यूकोजा को, यानी जो आपका जीआईटी है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, उसमें इरिटेशन पैदा कर सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती जितना कि ओरल मेडिसिन करती हैं। लेकिन इस दवाई को इस्तेमाल करने से थूक बहुत ज़्यादा मुँह में पैदा होता है, क्योंकि ये दवाई आप डायरेक्ट कैपिलरीज के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मुंह में थूक या झाग बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, जो कि पेशेंट को या किसी भी इंसान को पसंद नहीं है कि मुंह में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा हो। तो इसी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, उसको ये मुनासिब नहीं लगता, उसको ये आसान नहीं लगता, उसको ये कन्वीनियंट नहीं लगता कि वो सबलिंगुअल टैबलेट्स खा सके। सो ऐसा कोई मेजर इसका नुकसान नहीं है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछें, ज़रूर पूछें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके वाइवा के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू थेरी। क्योंकि थेरी में आप दो चार बातें ऊपर नीचे गलत मलत भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप वाइवा में बात कर रहे हैं, आप उसको एक चीज़ का आंसर देते हैं तो वो उसी से रिलेटेड अगली चीज़ पूछना शुरू कर देता है। अगर उसने फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास्ट इफ़ेक्ट का लफ्ज़ आपके सामने बोल दिया है, तो वो फिर सब के बारे में पूछेगा कि ओरल का फ़र्स्ट पास कैसा होता है, सबलिंगुअल का फ़र्स्ट पास कैसा होता है, आईवी का फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। सो कंसेप्ट आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, काफ़ी है आज के लिए इतना। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।